तो वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गणित साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके महान आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें हमारी 9th क्लास की जो यूक्लिड फॉर्म है उसकी जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, जिसमें हमारी 5.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है। स्टार्ट हमारी प्रीवियस वीडियो में हो गई थी, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो देर नहीं लगाते हुए पिछली क्लास की आपको वीडियो को मिल गई होगी और उसका जो लिंक है पीडीएफ का वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज जो भी आपके क्वेश्चन रह रहे थे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने प्रीवियस में कंप्लीट कर ली थे। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित की दो अभिधारणा पर विचार कीजिए। मतलब कि दो आपको पोस्टुलेट दे रखे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था पोस्टुलेट क्या होते हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी उसको जरूर देखें, तो आपकी समझ में आ जाएंगे पोस्टुलेट क्या चीज होती है। मतलब एक तरह के कथन होते हैं। तो दो विभिन्न बिंदु ए और बी दिए हुए हैं, जो कि एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। आपको यह बताया गया है कि कोई बिंदु अगर ए और बी है, ठीक है, और उसमें कोई बिंदु आपका सी विद्यमान है बीच में, तीसरा बिंदु, तो उस स्थिति के बारे में कथन लिखना है आपको। दूसरा आपको कथन किया है, यहां कम से कम ऐसे बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब सी बिंदु को एक बार तो आपको बिंदु को रेखा पर दिखाना है, और एक बार आप ऐसा मान लीजिए जैसे ए और वी कोई लाइन है, और आपका तीसरा बिंदु यहाँ पर सी रेखा से अलग दे रखा है। तो इस अवधारणा के लिए आपको परिभाषित शब्द लिखने हैं, अभिधारणा विरोध करनी है, अविरोधी करनी है, और यूक्लिड के जो अभिधारणा है उनको प्राप्त करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको दे रखा है, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इन द बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कहां पर होगा। देयर एग्जिट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन्स। का मतलब इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो आपका सेम लाइन पर नहीं होगा, ये आपको पोस्टुलेट बताना है। तो इसके कथन मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिए। जैसे आपको पहला वाला जो कथन था आपको ये दे रखा, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि इस अभिकथन में बिंदु और बीच में जो शब्द अभी परिभाषित है, मतलब बिंदु और आपका जो बीच में, ये दोनों शब्द परिभाषित, यह कथन सुसंगत है क्योंकि यह एक सामान्य ज्यामितीय स्थिति को दर्शाते हैं। मतलब ये एक बनी हुई आकृति को रिप्रेजेंट करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु हो सकता है। मतलब ये बताना चाहते हैं कि कभी भी दो बिंदु आपको दे रखे तो उनके बीच में एक तीसरा जो बिंदु वो अवेलेबल हो सकता है। और यह यूक्लिड के पोस्टुलेट से सीधा प्राप्त नहीं होता, लेकिन यह यूक्लिड ज्यामिति के स्वभाव का विस्तार भी है। देखिए इसमें पोस्टुलेट में जो है ये सीधा तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि दो बिंदु है तो वो तीसरे के बीच में जरूर होगा। ठीक है, जैसे यहां मान लो सी बिंदु है, यहां पर ए बिंदु और ये आपका बी बिंदु है, ये आपको दे रखा है। सेम इंग्लिश में, द पोस्टुलेट कंटेन्स अनडिफाइंड टर्म द पॉइंट एंड बिटवीन इट कंटेन्स बिकॉज इट द रिप्रेजेंट कॉमन ज्योमेट्रिक आइडिया, तो दैट ए थर्ड पॉइंट कैन बी लाइंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट डज नॉट डायरेक्टली फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट बट इट इज नेचुरल डिस्टिंक्ट ऑफ द ये। मतलब ये आपको ये कहना चाहता है कि आपकी जो ये है ये मतलब पॉसिबल है, इसका कथन हाँ हो जाएगा। अगर आप ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना चाहें तो आप यहाँ पर केवल हाँ में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट याद कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसका सेकंड पार्ट था वो यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर कम से कम ऐसे कितने बिंदु विद्यमान है कि वे रेखा पर स्थित नहीं हो सकते। तो इस कथन में जो बिंदु और रेखा को अपरिभाषित किया गया, यह कथन सुसंगत है क्योंकि एक ज्यामिति कल्पना करता है जो कि एक सीधी रेखा से सहमत नहीं है, लेकिन यह यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट के आधार पर है, और लेकिन यहाँ सीधा वहां से प्राप्त नहीं हो सकता है। ये कहना चाह रहा है कि इसके जो पॉइंट है ये तो हमें पता है कि ए और बी पोस्टुलेट, इसमें ये कहता है अगर कोई लाइन के बीच में कोई बिंदु सी है तो वो आपका इसमें हो सकता है, वो आपका कहता है कथन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कह रहा है अगर सी बिंदु आपका यहाँ है तो ये कह सकता पॉसिबल तो है कि सी बिंदु कहीं और भी हो सकता है, लेकिन पोस्टुलेट का जो कथन है उसके मतलब यूक्लिड का जो कथन है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो सेम आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर आप यहाँ से लिख देना, और यहाँ पर चाहो तो आप हाँ या नहीं में भी आंसर यहाँ पे भी आप दे सकते हो। ठीक है, कि ये सीधा उससे कथन प्राप्त नहीं होता, इस तरीके से लिख सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकती है।
यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच में बिंदु सी स्थित है तो आपको ए बी बराबर बी सी सिद्ध करके दिखाना है। पहले मैं सबसे पहले आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके दो पॉइंट ए और बी हैं, ये कोई लाइन है आपकी, यहां पर ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, इस पर कोई मिड में जो बिंदु है वो आपका सी पॉइंट है। तो आपको ये बताना है कि ए सी की जो वैल्यू है वो आपके बी सी के बराबर है। ठीक, इफ द पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी के बराबर हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपल कथन है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप बोलिए जो आपको दिया हुआ है। हमको दिया है बोला गिवन ए सी बराबर बी सी के बराबर दिया हुआ है। अब यहां पर आपको सिंपल एक काम करना है, यहां पर लिखिए दोनों पक्षों में ए सी को जोड़ने पर, क्योंकि ए सी बराबर है तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में ए सी जोड़ लेते हैं। तो यहां पर आप जोड़ेंगे तो ए सी प्लस में ए सी, यहां पर आप कह लो बी सी प्लस में ए सी के बराबर। अब देखिए ए सी और ए सी आपके दोनों ऐड होकर 1 और 1 2 ए सी हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए बी सी और ए सी, अगर हम देखें बी सी वाला पार्ट आपके पास यहां पर है और ए सी वाला पार्ट आपका यहां पर है, तो इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो क्या वो ए बी के बराबर नहीं होगा? हो जाए, क्योंकि ए बी की जो वैल्यू है वो ए सी प्लस में बी सी के बराबर है। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आपकी ए बी के बराबर। अब इसको डिवाइड में पहुंचा दीजिए तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे 2। देखिए इससे सिंपल सॉल्यूशन आपको किसी पर नहीं मिलेगा। केवल 4 लाइन में मैंने इसको सॉल्यूशन दे दिया है और सिंपल ही तरीका आपको इससे यूज करना है और इससे आसान तरीका आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे एक लाइन और लिख दो, जो मैंने लाइन उधर लिखी है कि ए बी की जो वैल्यू है वो बराबर है ए सी प्लस के बी सी के बराबर। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड के मध्य बिंदु कहलाता है, मतलब जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया तो वो आपसे कह रहा था कि अगर ए और बी है उसके मध्य में कोई बिंदु सी दे रखा है आपको, तो सिद्ध करना है कि इसमें जो बिंदु है केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, मतलब किसी भी रेखा का जो मध्य बिंदु है केवल एक ही हो सकता है, वो आपको प्रूव करना है। तो पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। तो इसमें हमने मान लिया एक पॉइंट है, तो आप सबसे पहले एक काम और कीजिए कि अगर एक पॉइंट आपको प्रूव करना है वो तो मैंने प्रूव कर दिया है, लेकिन हमें एक और पॉइंट मान के देखते हैं इसमें और तब उसको बता देते हैं ये भी उसके बराबर नहीं है, मतलब आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो मैंने माना, सबसे पहले माना यदि संभव हो, क्योंकि मैं पता नहीं है पॉसिबल है या नहीं, यदि संभव हो तो डी कोई अन्य मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या करा, यहां पर कोई एक डी पॉइंट रख लिया कि ये भी मैंने मान लिया कि ये आपका जो डी है वो आपके बराबर हो जाएगा। अब जैसा कि हमें ज्ञात है अगर ये मध्य बिंदु है, यदि ये आपका मध्य बिंदु है डी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए डी की जो वैल्यू है वो आपकी, एक काम करते हैं लिख ही देते हैं यहां पर, क्योंकि इसी तरीके से आप सिंपल कर पाएंगे। यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो ए डी की जो वैल्यू है वो आपकी बी और बी डी के बराबर हो जाएगी। यहाँ बी डी लिख लीजिए, यहाँ पर आप बी डी ना लिखना चाहते तो डीबी भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डी और बी भी आप लिख सकते हैं। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कि मुझे ये मान लिया कि डी आपका मिड पॉइंट है, लेकिन पीछे जो मैंने सॉल्व किया था सी मिड पॉइंट है, तो यहां पर दूसरे स्टेटमेंट लिखे यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है, उस कंडीशन में जो आपके पास वैल्यू आएगी ए सी बराबर सी बी के बराबर, क्योंकि ए और सी की जो वैल्यू है वो आपकी सी बी या बी सी के बराबर हो जाएगी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहां लिखिए फ्रॉम
2 माइनस 1। इक्वेशन 2 को मैं 1 में से माइनस कर लेता हूं, तो यहाँ की वैल्यू है AC माइनस के AD बराबर CV माइनस के BD के बराबर। अब ये आपको फिगर में देखिए और उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट लिखिए। देखिए ए से लेके, पहले मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपको। ए के लेके सी तक की वैल्यू थी आपकी यहां पर, और ए से लेके डी तक की वैल्यू थी आपकी यहां पर। तो कितना पोर्शन बच गया? ये वाला पोर्शन। तो ये किसके बराबर हो जाएगी आपकी? डीसी के बराबर। सेम दूसरे उसमें देखते हैं। अब यहां पर आपको देगा सीबी की वैल्यू थी आपकी यहां से लेके यहां तक, और जो आपकी बीसी की वैल्यू थी, सॉरी सीबी और बीसी, सीबी ये मैंने सीबी और यहां पर बीडी करी है, ये गलत लिख लिया मैंने। यहां पर होगा सीबी और आपकी डी या डी भी लिख लीजिए, क्योंकि ये जो आपका मध्य बिंदु होगा वो ये वाला और ये वाला करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे थे, यहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो आपका सीबी है और वो डीबी है, ठीक, तो आपका कितना पोर्शन बचेगा? ये भी आपका डीसी बचेगा। लेकिन आप जब देखेंगे छोटी वाली वैल्यू ये वाली है और बड़ी वाली वैल्यू ये वाली है, तो आपकी सीबी में से डीबी माइनस हो रही है, मतलब छोटी वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू माइनस हो रही है, तो आपकी वैल्यू कैसी बचेगी? यहां पर माइनस में बचेगी। ठीक, वो भी डीसी की वैल्यू। लेकिन अगर ये मध्य बिंदु होता तो आपकी जो दोनों वैल्यू थी दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मैंने इसमें से इसे घटाने पर ये वैल्यू इतनी बच रही थी, तो इसको घटाने पर भी ये वैल्यू हमारी उतनी ही बचनी चाहिए थी। लेकिन ये हमारी कंडीशन ऐसी नहीं आई है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। हम दोनों को एक साइड लिख लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डीसी प्लस में डीसी, इधर आने पर यहां पर 0, और 2DC बराबर आपकी वैल्यू 0, और डीसी बराबर जो 2 के डिवाइड कर देते आपके वैल्यू 0 के बराबर। तो यह कथन असत्य है, यहां लिख सकते हैं, यह असत्य है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु होने पर यह हमारी कंडीशन सेम आती है। तो यहां लिख सकते हैं कि रेखाखंड का केवल या सिर्फ एक मध्य बिंदु होता है। ठीक, इतना आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्सो इंपोर्टेंट, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी हुआ है। तो आपको दे रखा है सबसे पहले कि आकृति 5.10, ये आपकी बुक में जो आकृति है वो 5.10 है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि यदि AC की जो वैल्यू है BD के बराबर है, AC की जो वैल्यू है वो आपकी BD के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AB की जो वैल्यू है वो भी आपकी CD के बराबर होगी। तो AC बराबर इतना, तो प्रूव कीजिए इसके बराबर। चित्र आपको बना हुआ है, तो सबसे पहले हमको जो ज्ञात है वो लिख देते हैं। मतलब दिया हुआ है AC बराबर है आपकी वैल्यू BD के बराबर, AC बराबर आपकी वैल्यू B और D के बराबर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या लिख दिए चित्र में B AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब ये इसका आपके सामने मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब AC की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी AB प्लस में BC के बराबर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये वाला सम और प्लस के ये वाला सम बराबर कितने हो जाएगा? इस पूरे सम के बराबर हो जाएगी वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट में यदि यहां लिख दिए पुनः, मतलब दोबारा, CBD का मध्य बिंदु है, तो जब ये आपका मध्य बिंदु है तो BD की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी BC प्लस में CD के बराबर हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एक काम कीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1, 2 को बदल लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ 3 इक्वेशन की जरूरत होगी।
तो यहां पर लिख दिया मैंने, ये बना ली इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप इसमें रख लीजिए। तो यहां पर देखिए AC की वैल्यू किसके बराबर थी, AB के बराबर, तो AC की जगह पर आप इसको रख दीजिए, AB प्लस में BC के बराबर। इसी तरीके से BD की वैल्यू किसके बराबर थी आपकी, इसके बराबर, तो हम इसको रख देते हैं BC प्लस में CD के बराबर। तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा, AB की वैल्यू किसके बराबर हो गई, CD के बराबर। और यह कथन सत्यापित, मतलब प्रूव डेट लिख सकते हैं। ठीक, इतना ही इसमें केवल आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा आपको जो मैंने शुरू में आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया था, जो आपको इससे रिलेटेड मैंने चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें समझाई थी, उसी से आधारित एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दे रखा है कि यदि यूक्लिड की अभिग्रतियों की सूची दी गई है जिसमें 5 को सत्यापित माना जाता है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 5वीं सूची है क्या, मतलब 5वीं सूची को यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है। तो 5वीं जो सूची है वो आपकी ये है कि दी होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मीन्स ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिगर देन द इट्स पार्ट, मतलब इसका किसी का भी जो बड़ा हिस्सा है अगर उसके छोटे हिस्से से हमेशा बड़ा होता है, मतलब किसी का अगर संपूर्ण हिस्सा, पूरा हिस्सा किसी के छोटे के बड़ा होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं एक तरीके से, ये मान लीजिए ये कोई आपका केक है, ठीक है, ये आपका कोई केक हो गया। अब इसमें से आपने क्या करा, आपने नाइफ से जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उस तरीके से आपने क्या करा, इस हिस्से को काट लिया। तो काटने के बाद ये हिस्सा आपने रख दिया यहां पर, ठीक, किसी को खिला देना जिसका मन करे आपको। तो जब ये हिस्सा आपने यहां पर रख दिया तो आपको ये पता है कि इस केक का पार्ट ये है, मतलब केक ये है और इसका हिस्सा आपका ये वाला छोटा वाला हिस्सा है केक का। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हमारा इन दोनों में अगर हम देखें तो बड़ा हिस्सा आपका कौन सा होगा, ये वाला आपका बिग होगा। यहाँ पे ग्रेटर लिख दीजिए, कुछ बात नहीं, तो ये आपका स्मॉल होगा, ठीक है, ये आपका बिग होगा, ये आपका स्मॉल होगा, ये ग्रेटर होगा, ये आपका स्मॉल होगा। तो यही बात आपसे ये कहना चाहता है कि क्या ये जो कथन है सभी के लिए सत्य है या नहीं है। हाँ, क्यों, क्योंकि हमेशा आपके सामने ये कंडीशन आएगी कि किसी का भी बड़ा हिस्सा जो है वो आपके छोटे हिस्से के जो उससे बड़ा होगा, मतलब उसी के कोई भी बड़ी चीज का, मतलब किसी भी चीज का जो संपूर्ण हिस्सा है उसमें से अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लें और उस छोटे से टुकड़े को बड़े से टुकड़े को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो छोटा वाला टुकड़े से जो हमारा जो पूरा भाग था वो हमारा हमेशा बड़ा ही बैठेगा। तो यही आपको बताना है, कोई भी संपूर्ण वस्तु हमेशा उसके भाग से बड़ी होती है। एक्सप्लेन में आप लिख सकते हैं कि इफ ए कट द रेक्टेंगुलर टू पार्ट्स, अगर आप ये चाहें, ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कोई रेक्टेंगल है, आपने क्या करा, यहां पर कैंची चलाई और इसको आपने काट के अलग कर दिया और ये आपका पार्ट आ गया यहां पर, ठीक। तो ये जब अलग हो गया तो ये वाला हिस्सा आपका यहां पर ट्रांसफर हो गया। तो आपको ये पता है कि ये इतना बड़ा था और ये केवल आपका कितना है, केवल इतना ही बड़ा है, तो ये आपका छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दिस इज द ट्रूथ फॉर एवरीथिंग, केक के लिए हो सकता है, बुक के लिए हो सकता है, रोप के लिए, मतलब सभी के लिए ये जो कथन है आपका बिल्कुल सत्य हो जाता है। ठीक, इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है और चित्र बनाने की अगर आपको जरूरत लगे तो बना देना जिससे टीचर समझ जाए, और अगर नहीं बनाना चाहो तो आप केवल स्टेटमेंट लिख के भी इसको खत्म कर सकते हो। तो हमारे ये वाला जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे हम जल्दी से जल्दी। और इससे पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लें और इसमें सिंपल आपको याद करने वाला टाइम है, थोड़ी काम है, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें और वहां से आप इसको लर्न कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।